हम सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य का विकास क्रम जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे रूपांतरण हुआ हिंदी साहित्य में, और भाषा का विकास भी जो है, लिपि का विकास, ये सब संस्कृत साहित्य से आया है। मूल स्रोत संस्कृत साहित्य है। तो साहित्य का विभाजन संपूर्ण साहित्य जगत में जो रचनाएं हुई उसके द्वारा विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले जो संस्कृत साहित्य में जो भाषा आई, जिसके द्वारा हम संस्कृत साहित्य को विस्तृत तौर पर देखते हैं, तो वो पद्यात्मक थी। पद्य के रूप में, काव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आई। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि महाकाव्य जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो काव्य का विभाजन किया गया। श्रव्य काव्य हो गया काव्य का निर्धारण, और इधर दृश्य काव्य हो गया। तो देखने वाली बात यह है कि श्रव्य काव्य का भी दो शाखा हो गया, पद्य हो गया, गद्य हो गया। गद्य में भी एक चंपू काव्य हो गया, और इधर प्रबंधात्मक, मुक्तक, कथा, और इधर औव्यायिक, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य, ये विभाजन किया गया। और दृश्य काव्य में हम लोग क्या देखते हैं, इधर जैसे नाटक हो गया, रूपांतरण हो गया, प्रश्न हो गया, डेम हो गया, जयोग हो गया, समवकर हो गया, विधि हो गया, अंक हो गया और इहामृग हो गया। ये नाटक का विभाजन है। अब देखते हैं कि गद्य शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई और उसका अर्थ क्या है। गद्य शब्द का जो गद धातु में य या भत प्रत्यय के जुड़ने से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौलिक अभिव्यक्ति। मौलिक अभिव्यक्ति मतलब जो हमारे अंदर मन में किसी चीज़, वस्तु के प्रति किसी भाव, विचार जो मूल रूप में आया किसी चीज़ के प्रति, तो उसको जो हम उस उद्धरण को विचार के रूप में लिख देते हैं, तो गद्य काव्य हो गया। गद्य की परिभाषा जो आचार्य दंडी ने सबसे पहले काव्यादर्श में गद्य की परिभाषा के लिए दंडी ने दो कथन कही थी। आपात पदस्थानो गद्य, मतलब अर्थात छंद के नियमों से रहित जो पद की रचना होती है वो गद्य कहलाती है। ओज समास समस्त मेदत गद्यस्य लक्षणम, अर्थात जिस रचना में ओज गुण की प्रधानता होती है तथा सामासिक पदों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, वो गद्य कहलाता है। अब सबसे पहले तो संसार में जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें से पद्य काव्य लिखा गया सर्वप्रथम, और उसके बाद गद्य काव्य लिखा जाने लगा। गद्य कविनाम निकषम वदंती, अर्थात 8वीं शताब्दी में कहे गए आचार्य वामन के इस कथन के अनुसार गद्य काव्य को ही कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य काव्य के भेद देखते हैं। चलिए, संस्कृत आचार्यों के अनुसार गद्य काव्यों के दो भेद माने गए हैं। कथा कवि की कल्पना के आधार पर गद्य काव्य रचना, और आख्यायिक ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर गद्य काव्य रचना आख्यायिक कहलाई। सामासिक पदों के प्रयोग के आधार पर गद्य काव्य के 4 भेद हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। सामासिक पदों के आधार पर गद्य काव्य के 4 भेद हैं। जैसे सबसे पहले है मुक्तक गद्य, सामासिक पदों से रहित गद्य काव्य रचना। अब हम देखते हैं चूर्णक गद्य, समासिक पदों में अल्प मात्रा में प्रयोग। उत्कालिका प्रायः गद्य, समासिक पदों का अधिक मात्रा में प्रयोग। वृत्तगंधी गद्य, गद्य को भी
पद्य की तरह लिखने का प्रयास किया गया है, उसे वृत्तगंधी गद्य कहते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य के वेदों को विद्या के नाम से जाना जाता है तथा हिंदी गद्य साहित्य अब तक 17 विधाएं विकसित कर चुका है। आइए अब देखते हैं ये इम्पोर्टेंट जो मैंने नोट्स बनाए हैं बहुत सारे राइटर्स के बुक को पढ़ के, तो उसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने पंक्तिबद्ध किए हैं वो देखिए, मैं पढ़ के बताती हूँ। अब 17 विधाएं विकसित हुई है तो सबसे पहले क्या है, निबंध है, आलोचना, समालोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, मात्रावृत्त, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी, फीचर, साक्षात्कार, संदर्भ ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। हिंदी पद्य साहित्य हो या हिंदी गद्य साहित्य हो, गद्य साहित्य का आधार ही निबंध है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन देखते हैं। शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, इस नाम को भूलिएगा नहीं। हिंदी गद्य साहित्य हो या पूरी हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, जो भारतीय साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा है उसमें रामचंद्र शुक्ल का नाम अगर सूरज की तरह लिया जाए तो ये भी कम ही होगा उनके लिए। इतने बड़े समालोचक, इतने बड़े आलोचक, इतने विद्वान रामचंद्र शुक्ल को सभी जानते हैं। तो शुक्ल जी ने गद्य साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया है। अभ्युत्थान काल, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, 1900 से 1950 ईस्वी, 1843 से 1893 ईस्वी। परिष्कार काल हो गया, जिसे द्विवेदी युग कहते हैं, और इसका टाइम है 1950 से 1975 ईस्वी, 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। उत्कर्ष काल को हम क्या मानते हैं, छायावादी युग है, और छायावादी युग 1975 ईस्वी से 1995 और 1918 से 1938 ईस्वी, इसके खंडों को विभाजित किया गया। वर्तमान काल जो है अभी अद्यतन काल चल रहा है, 1995 से अब तक 1938 से अब तक इधर मतलब जो चला अद्यतन काल। तो शुक्ल जी के द्वारा संपूर्ण गद्य साहित्य को हम 4 भागों में खंड में जो विभाजित किए हैं उनमें से क्या नाम था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभ्युत्थान काल, भारतेंदु युग, परिष्कार काल, द्विवेदी युग, उत्कर्ष काल, छायावादी युग, और अद्यतन काल मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। हिंदी गद्य की परंपरा आदिकाल से मिलने लगती है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं, जिसमें से कि राजस्थानी गद्य है, ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य है। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचना कौन कौन सा है? 14वीं सदी में लिखा गया था धनपाल, तत्व विचार, पृथ्वी चंद्र चरित्र, वाग विलास, पंचाख्यान। और पृथ्वी चंद्र चरित्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, 1421 में माणिक्य चंद्रसूरी के द्वारा लिखी गई, और पंचाख्यान जो है 1847 ईस्वी में फतेह राम बैरागी के द्वारा रचित हुई। ब्रजभाषा गद्य की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार कौन है, इसमें प्रकाश डालते हैं। श्रृंगार रस मंडन, रचनाकार हैं इनके विट्ठलनाथ। 84 वैष्णवों की वार्ता, 17वीं सदी का उत्तरार्ध, गोकुलनाथ। 252 वैष्णवों की वार्ता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 17वीं सदी का जो उत्तरार्ध है उस टाइम गोकुलनाथ ने इसकी रचना की थी। अष्टायाम है 1603 से नाभादास के द्वारा। अघन महात्म्य है 1623 से बैकुंठ मणि शुक्ल की। बैताल पचीसी है 1710 से सूरती मिश्र की। सेवक चरित्र हो गया 1779 ईस्वी में प्रियादास के द्वारा रचित हुई। आईने अकबरी की भाषा, इसका कोई टाइम पीरियड रचित दर्ज नहीं हुआ,
मानते हैं कि करीब वही 1779 के काल क्रम में जो समय आया उसमें ये रचित हुई। आईने अकबर की भाषा है। वचनिका 1795 जो है लाला हीरा लाल के द्वारा। राजनीति 1802 में लल्लू लाल ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये याद रखें। राजनीति जो है किताब 1802 में लल्लू लाल के द्वारा रचित हुई। माधव विलास है 1817 में, ये भी लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया। सोमवंशन की वंशावली 1828 में मानिक लाल ओझा के द्वारा रचित हुई। खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार भी प्रकाश डालते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा समय अकबर के समकालीन है और इसके रचनाकार कौन है? गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ 1741 में राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित हुई। मंडोवर है 1773 से 1783 ईस्वी। पंचांग दर्शन हो गया 1800 में लिखा गया मथुरा प्रसाद शुक्ल के द्वारा। प्रेम सागर 1800 में लल्लू लाल के द्वारा फिर ये लिखे। फिर देखिए लल्लू लाल 1817 में माधव विलास लिख चुके थे। उसके बाद जो लल्लू लाल की रचना आई वो प्रेम सागर आई 1800 में ये लिखे। ये समय देखिए 1800 पीछे का चला गया। अगर लल्लू लाल की रचना माधव विलास से पहले प्रश्न आता है कि लिखना है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रेम सागर। 1800 में ही लल्लू लाल ने इसको लिखा था। नासिकेतोपाख्यान 1800 में सदल मिश्र के द्वारा। रानी केतकी की कहानी 1798-1803 में इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई। रानी केतकी की कहानी 1798 और 1803 का काल क्रम है इंसा अल्लाह खां के द्वारा। शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबंध 4 विद्वान हैं। इंसा अल्लाह खां हो गए। इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल नियाज। इस चीज़ को याद रखना है। इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और मुंशी सदासुख लाल नियाज। उपन्यास शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ पे अब हम देखते हैं। उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्राप्त होते हैं। प्रथम मत है, इस मत के अनुसार उपन्यास शब्द उप और न्यास के भाग से बना है। यहाँ उप का अर्थ होता है समीप तथा न्यास का मतलब होता है धरोहर, अर्थात हमारे पास जो रखी हुई वस्तु है, जो धरोहर है, उसके बारे में जो हम रचना सृजन करते हैं वो उपन्यास कहलाती है। ठीक है। द्वितीय मत है, इस मत के अनुसार उपन्यास उपता न्यास के भाग से बना है और यहाँ उप का अर्थ होता है सामने, न्यास का अर्थ होता है स्थापना, अर्थात हमारे सामने ही किसी वस्तु की जो स्थापना हुई है उसके बारे में जो हम राय विचार परामर्श दर्ज करते हैं वो उपन्यास कहलाता है। उपन्यास की परिभाषा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रेमचंद ने मानव जीवन पर प्रकाश डालना है और उनके रहस्य को खोलना ही उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद जो हैं, जब उन्होंने गोदान लिखा तो उपन्यास लिखने की जो धारा थी, जो उपन्यास लिखा जाता था हमारे भारतवर्ष में कि तिलस्मी कुछ लिखना है, कुछ जादू टोना लिखना है, कुछ अंधविश्वास, जो अंधश्रद्धा फैली हुई थी समाज में, उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लिखा जाता था। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखने की पद्धति ही बदल दी। वो मानव जीवन के रहस्य और मानव क्या सोचता है, रिश्तों के बारे में, समाज के में जो सामंतवादी एक व्यवस्था थी, जो शोषण के खिलाफ ये जो रचना आई, उनकी गोदान आई, ये जो प्रेमचंद ने लिखा वो बहुत अलग थी। वो कोई सतही स्तर पर नहीं थी, वो वास्तविक मूल्यों से टकराती थी। तो उन्होंने तो पूरा युग परिवर्तन ही कर दिया उपन्यास का। तो इसीलिए तो मुंशी प्रेमचंद को बोला गया है सूरज, कलम का जादूगर। बहुत सारा विशेषण लेके मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास में मानव चरित्र का आख्यान होता है।
बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। डॉक्टर गणपति चंद्र ने के अनुसार उपन्यास गद्य का एक नवविकसित रूप है जिसमें कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, संवाद इत्यादि तत्वों के माध्यम से यथार्थ एवं कल्पना मिश्रण के द्वारा किसी कहानी को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। क्रोस्केन उपन्यास का गद्य में अल्प कथा से है मानव जीवन के यथार्थ और वास्तविक चित्रण को किया जाता है। उपन्यास जो है वो हिंदी गद्य काव्य की एक नव विकसित विधा है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास के बारे में देखते हैं क्या है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार परीक्षा गुरु 1882 में लेखक लाला श्रीनिवास दास द्वारा, हाँ ये मौलिक उपन्यास है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह की सहमति थी इस बात पे कि प्रथम उपन्यास जो आया मौलिक उपन्यास वो परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लेखक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार भाग्यवती 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फुलौरी के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पे भी देखिए मतभेद है। 1882 में परीक्षा गुरु आया और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार भाग्यवती 1877 ईस्वी में। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन रहे तो यहाँ पे दोनों कर देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्ण प्रकाश चंद्र 1880 ईस्वी में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। 1880 ईस्वी में पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। श्री कृष्ण लाल के अनुसार चंद्रकांता 1891 ईस्वी में देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया। डॉक्टर शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी में लेखक सैयद इंसाल्लाह खां। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में लेखक पंडित गौरी दत्त के अनुसार। और सर्व मान्यता अनुसार जो है वो परीक्षा गुरु। मतलब इतने जो विचारक थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, श्री कृष्णलाल हो गए, शिवनारायण श्रीवास्तव हो गए, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह और सबसे बड़ी बात शुक्ल जी ने, इन सब की मान्यता के अनुसार परीक्षा गुरु को ही प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है परीक्षा में, तो आप परीक्षा गुरु ही लिखेंगे। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है हृदयहारिणी या आदर्श रमणी 1890 में किशोरी लाल के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राजनीतिक उपन्यास जो है प्रेमाश्रम प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास झांसी की रानी 1946 में लेखक वृंदावन लाल शर्मा। श्यामा स्वप्न है 1885 में ठाकुर जगमोहन के द्वारा। और हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम पत्रात्मक शैली का उपन्यास जो है चंद हसीनों के सतत 1927 में लेखक पांडे बेचन शर्मा के द्वारा। और स्मृति शैली का सर्वप्रथम उपन्यास हिंदी साहित्य में किन्होंने लिखा देहाती दुनिया 1926 में लेखक शिवपूजन सहाय जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास जो है मैला आंचल 1954 में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु को दिया गया है। और देखिए यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, मुंशी प्रेमचंद के बाद आंचलिक उपन्यास और जो समाज के अंदर का जो विकेंद्रीकरण हुआ, जो हमारी और आपके मन की बात जो इतनी करीबी और जो आम जीवन शैली है उसको जो आंचलिक है, जो क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, उस चीज़ को फणीश्वर नाथ रेणु ने पहली बार लिखा और वो उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुई मैला आंचल। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता गोपाल राय गहमरी हैं। और घासलेटी साहित्य
जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा रचित उपन्यास मानव मन पर तुरंत अपना प्रभाव छोड़ती है, जिसके कारण बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र के द्वारा रचित उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहकर पुकारा है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट डे मैं हिंदी उपन्यासों का काल विभाजन लेकर आऊँगी, सबको संकलित करके मैं कुछ बिंदु जो बनाऊंगी अपना नोट्स वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।